नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह जसरोटिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ कठुआ का टीचर आज आपसे हिस्ट्री का चौथा यूनिट 8th क्लास का लेने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है ट्राइबल्स, डिक्कस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। जैसा कि बच्चों आपने 7th क्लास में भी ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से उन ट्राइबल पीपल के जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, किस तरह से वे ऑफ लाइफ है उनका, ये चीज़ हमने 7th में पढ़ी थी। तो इसमें इस यूनिट के अंदर हम एक केस स्टडी भी पढ़ते हैं कि बिरसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति, एक ट्राइबल पीपल था, ठीक है, जो एक पियर फैमिली से बिलोंग करता था। उसने इस ग्रुप में एक रिवोल्यूशन लाया, एक क्रांति लाई, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स जो थे उनका इस ट्राइबल ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी टोटली चेंज हो गई। उस रीजन के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो अब इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो है किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया या फिर उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम्स बिरसा मुंडा ने सॉल्व की, एंड हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर टू एज ए डिक्कस। आउटसाइडर लोग कौन थे जिनको डिक्कस का नाम दिया गया, एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, और उन्होंने जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे इनको किस तरह से इंस्लेव किया या किस तरह से इनको बंधुआ बनाया अंडर द ब्रिटिश, एंड हाउ डिड देयर लाइव्स चेंज, और इनका जीवन किस तरह से एकदम से ड्रास्टिकली बदल गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर जो है बहुत सारे लॉज फ्रेम किए, बहुत सारे तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट की। एंड दीज आर द सम ऑफ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में हम लेने जाएंगे। इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने 7th में भी ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ट्राइबल ग्रुप किस तरह से अपनी सोशल लाइफ को जीता है, किस तरह से उनके रिचुअल्स होते हैं। तो इससे पहले कि हम उन चीज़ों पे जाएं, तो सबसे पहले हम इनको ग्रुप्स में बांटेंगे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं। तो कहते हैं बाय द 19th सेंचुरी द ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया वर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। ट्राइबल ग्रुप्स जो है अपनी एक्टिविटी के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला, सम वर द झूम कल्टिवेटर्स, इनमें से कुछ झूम कल्टिवेटर्स होते हैं जिसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशंस भी कहते हैं। दूसरा, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ जो है हंटिंग करते हैं या गैदरिंग करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से गैदर करते हैं। दूसरा था सम हर्ड एनिमल्स, कुछ जो है हर्डर हैं एनिमल्स के, जो एनिमल्स को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं। और चौथा आ गया जो टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, जो सेटल्ड कल्टीवेशन करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हमने बताई। अब ये 4 एक्टिविटीज जो करते हैं, इन एक्टिविटीज को वन बाय वन हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने बताया था कि झूम कल्टीवेटर्स, तो सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेटर्स दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी नाम देते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले आप जो क्लास हुई थी, पिछले लेक्चर में मैंने ज्योग्राफी के अंदर ये आपको टॉपिक पढ़ाया था एग्रीकल्चर यूनिट के अंदर। तो दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जैसे कि उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि ये ट्राइबल ग्रुप क्या करता है, एक छोटा पैच ऑफ लैंड ले लेता है एंड मोस्टली इन द फॉरेस्ट, खासतौर पे वो फॉरेस्ट एरिया से। और जो कल्टीवेटर्स हैं वहाँ पे क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं ताकि वहाँ पे सनलाइट आ सके ग्राउंड पे, और दूसरा उसी वेजिटेशन को वो बर्न कर देते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं फॉर कल्टीवेशन। एंड दे स्प्रेड द ऐश, और वहाँ से जो राख मिलती है वही राख वो क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर, सॉइल में मिक्स कर देते हैं ताकि सॉइल के अंदर पोटाश की मात्रा बढ़ सके। ऐश में पोटाश ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल के अंदर फर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। तो एक बार कहते हैं ये फ्रॉस्ट क्रॉप को लगा देते हैं, वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब एक बार फॉरेस्ट में से, उस एरिया में से, उस एग्रीकल्चर लैंड में से इन्होंने कल्टीवेशन कर दी और उसको हार्वेस्टिंग कर दिया, उसके बाद ये दे मूव टू अनदर फील्ड, ये दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उस जगह को, स्थान को छोड़ देते हैं। ए फील्ड दैट हैड कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट
फैलो इन सेवरल ईयर्स फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ सालों के लिए उस ज़मीन को फैलो कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तब तक कि उसकी दोबारा फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वर फाउंड इन द हिली एरियाज। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये हिली एरियाज में जहाँ फॉरेस्ट जो ट्रैक्ट है नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बच्चों ये सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशंस करते हैं। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंड अपॉन फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट। और दूसरी बात कि इनकी जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, वो फॉरेस्ट के अंदर ही रहता है, इसलिए ये फ्रीली मूव करते रहते हैं फॉरेस्ट में। एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये इस फॉरेस्ट लैंड को अपने पर्पस के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। और दैट इज़ द ओनली वे दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यही कारण है कि ये यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट इन्हीं फॉरेस्ट एरिया में रहती है। तो ये बच्चों हमारा पहला ग्रुप आ गया। दूसरा ग्रुप था हंटर्स और गैदर्स का। इन मैनी रीजन्स द ट्राइबल ग्रुप लिव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। तो दूसरा ग्रुप क्या करता है, ये जानवरों का शिकार करता है और गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, जो भी फॉरेस्ट से, जो फॉरेस्ट एरिया से जो भी हमारे को फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो उनको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कहते हैं ये मानते हैं कि फॉरेस्ट ही इनके जीवन का मेन आधार है, क्योंकि जो खोंड हमारी एक ट्राइबल ग्रुप है, कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट एरिया में रहता है उड़ीसा के। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये क्या करते हैं, जब किसी भी जानवर का शिकार करते हैं तो ये क्या करते हैं, कलेक्टिवली हंट करते हैं, मतलब इकट्ठे मिलकर शिकार करते हैं, और डिवाइड द मीट अमॉन्ग देमसेल्फ, और सभी फिर उसको डिवाइड करते हैं। यानी कि एक एक व्यक्ति शिकार नहीं करता, सारा ग्रुप, सारी कम्युनिटी जो है वो शिकार के लिए निकलती है, और फिर वो उस मीट को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा दे एट फ्रूट्स रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से जो भी रूट्स फ्रूट्स जो भी मिलता है उनको ये डायरेक्टली लेते हैं। और दूसरा कुक्ड फूड विद द ऑयल, और यहाँ पे फूड को भी कुक किया जाता है, जो साल और महुआ के जो सीड्स होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट निकाल के उस फूड को ये कुक्ड करते हैं। एंड दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स। इसके अलावा फॉरेस्ट की जो श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे ये अपना मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। तो ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में बेच देते हैं, और वहाँ से वो मटेरियल खरीदते हैं जो इन फॉरेस्ट एरिया में इनको नहीं मिलता है। तो इसलिए दिस लेड टू डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। तो ये टोटली ट्रेडर्स के ऊपर या मनी लैंडर्स के ऊपर जो है ये ट्राइबल ग्रुप जो है ये डिपेंड होता है बाय और सेलिंग के लिए। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप आ गया, इनको बोलते हैं हर्डेड एनिमल्स। जो हर्डेड एनिमल्स वाला ग्रुप है, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। इनका काम है जानवरों को पालना, उनको रेयर करना। एंड दे वर पैस्चरलिस्ट हु मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंगली ये अपने एरिया से मूव करते रहते हैं। और जैसे मैंने आपको एक एग्रीकल्चर यूनिट के अंदर भी एक बच्चों को बताया था कि ट्राइबल ग्रुप क्या करता है, जैसे अगर हम अपने J&K की ही बात करें तो यहाँ पे जैसे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी, तो सीज़न के अकॉर्डिंगली ये मूव कर जाते हैं। जैसे समर सीज़न आएगा ये फॉरेस्ट एरिया में या जो हिली एरियाज़ में चले जाते हैं, और जैसे ही मौसम क्लियर होते हैं, ठंड का मौसम आता है, तो ये निचले प्लेन एरियाज में आते हैं। तो सेम जो हर्डन एनिमल्स है, ट्राइबल एरिया में भी यही सिचुएशन रहती है कि व्हेन द ग्रासेस इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, जब किसी एरिया में घास की कमी हो जाती है, ग्रासेस कम हो जाती हैं, तो दे मूव टू अनदर एरियाज, ये उस एरियाज में चले जाते हैं यहाँ पे घास इनको प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो जैसे द वन गुज्जर ऑफ द पंजाब हिल्स, जैसे पंजाब हिल्स में गुज्जर पॉपुलेशन है, या जो लवाडीज हैं आंध्र प्रदेश के, ये कैटल हर्डर्स हैं। तो ऐसे ही गद्दीज हैं कुल्लू एरिया के, वो शिपर्ड्स हैं। ऐसे ही बकरवाल हैं कश्मीर में, वो गोट रेयरिंग करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं
जो एनिमल रेयरिंग का काम करते हैं। और ये ट्राइबल ग्रुप अकॉर्डिंग टू सीजन ये मूव करते रहते हैं। और इसके अलावा जो चौथा टॉपिक आ गया हमारा, चौथा जो ग्रुप आ गया वो था सेटल्ड कल्टीवेटर्स का। तो इवन बिफोर 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से पहले भी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन। कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जो ट्रांस ह्यूमन नहीं थे बल्कि एक सेटल लाइफ में रहते थे, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड टू वन प्लेस, और एक ही जगह पे ईयर आफ्टर ईयर जो है ये वहाँ पे खेतीबाड़ी करते रहते थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की बजाय ये एक जगह पे ही एग्रीकल्चर काम करते थे। जैसे मैनी केसेस में, जैसे ये चैप्टर जो है जैसे इसमें बताया गया है, जैसे मुंडास थे। मुंडास छोटा नागपुर के एरिया में, जो झारखंड का एरिया है वहाँ पे मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है जो लैंड बिलोंग टू क्लैन एज ए होल। वो पूरे एक क्लैन ग्रुप की लैंड थी और उस पे ही वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे saw the settled tribal groups like Gond, संथाल as more civilized than hunting gatherers and shifting cultivators। तो ब्रिटिशर ऑफिशियल्स जो थे वो भी मानते थे कि जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स था, जैसे गोंड्स हैं, संथाल हैं, ये ज़्यादा सिविलाइज्ड थे हंटिंग गैदरर से और शिफ्टिंग कल्टीवेटर से। एंड दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया में है उनको ये लोग कहते हैं कि वो जंगली लोग हैं, एंड दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। तो ये अपने आप में बाकी जो ग्रुप्स थे ट्राइबल ग्रुप उससे अपने आप को ये सेटल्ड मानते हैं और वहाँ से सिविलाइज्ड मानते हैं। अब हम बताएंगे बच्चों, ये हमने बताया कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है कितने प्रकार के ट्राइबल ग्रुप्स अपनी एक्टिविटीज करते हैं। अब इसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ्स। तो उन्होंने ट्राइबल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट किया, उनकी कंडीशंस को किस तरह से जो है इन्होंने प्रॉब्लम में ला दिया, खराब कर दिया। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कहते हैं ब्रिटिश रूल के दौरान जो है इनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंजेस होगी। अब हम ये एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किन किन की लाइफ जो है ट्राइबल ग्रुप में बदली थी। सबसे पहले आता है व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ। जो ट्राइबल के चीफ थे तो उनके साथ क्या कंडीशन बनी, उनके साथ क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस रहे। तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर से पहले इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ वर द इम्पॉर्टेंट पीपल। जो ट्राइबल चीफ होता था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता था बच्चों। तो दे इंजॉयड ए सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो जो चीफ था, ट्राइबल चीफ था, उसके पास इकोनॉमिक पावर होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन राइट होता था। दूसरा, वो टेरिटरी को ऊपर अपने जो भी उसकी एरिया था उसके ऊपर उसका फुल कंट्रोल होता था। तो इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड टू लोकल रूल्स ऑफ द लैंड। इवन कई ट्राइबल चीफ के पास एक अपनी पुलिस थी, एक अपनी सेना थी, और ये डिसाइड करते थे लैंड के जो भी रूल्स थे वही डिसाइड करते थे, और फॉरेस्ट का जो भी मैनेजमेंट था जो ट्राइबल चीफ था वो देखता था। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल आया तो जो फंक्शंस और जो पावर्स थी ट्राइबल चीफ की वो टोटली कंसिडरेबली चेंज हो गई। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड लिटिल ओवर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। अब उसके पास बड़ी कम लैंड या कम जो है उसके पास पावर आ गई। दे लॉस्ट मच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। वो अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी वो लॉस्ट कर चुके थे। वर फोर्स टू फॉलो लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द इंडिया। तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो लॉज बनाए उन्हीं लॉज को मानने के लिए वो बाध्य हो गए। एंड दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी। उनकी अथॉरिटी लॉस्ट हो गई। दे हैड अर्लियर एंजॉय अमॉन्ग द देयर पीपल। जो उन लोगों के बीच, ट्राइबल ग्रुप के बीच में जो उनकी पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो सारी पावर जो है उनकी कम हो गई। एंड अनएबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। और कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शंस जो होते थे उसमें जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाते थे। तो ये हमने पहले बताया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ट्राइबल चीफ थे उनकी लाइफ में किस तरह से ड्रास्टिक चेंज हुआ। अब हम बात करेंगे कि जब ब्रिटिशर रूल था तो उस समय जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा।
तो कहते हैं जो ब्रिटिश थे वर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। अब ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप मूव करता रहता था। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन। वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप है वो एक जगह पे सेटल डाउन हो जाए, ताकि वो सेटल लाइफ में उनको कंट्रोल करना आसान हो जाए, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना कंट्रोल हो जाए, आसान हो जाए। एंड देन द पीपल आर ऑलवेज मूव। जो मूव करते थे उनके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड रेगुलर रेवेन्यू सोर्स ऑफ द स्टेट। वो चाहते थे कि उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिले, रेगुलर सोर्स बने उनका। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। तो उन्होंने क्या किया, एक लैंड सेटलमेंट बना दिया। दैट इज दे मेजर द लैंड। उन्होंने लैंड की मेजरमेंट की एंड डिफाइंस द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड। और हर एक व्यक्ति को लैंड का राइट दे दिया है कि ये आपकी जमीन है, अब इस जमीन से आपने मूव नहीं करना है। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द फॉर द स्टेट। और उससे उन्होंने उस फिक्स लैंड के ऊपर से उन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो सम पीजेंट वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स। कुछ किसान जो थे उनको लैंड ओनर्स बनाया गया। अदर्स टेनेंट, कुछ को किसान बनाया गया। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने दूसरे चैप्टर में भी देखा होगा कि जो किसान थे वर पे रेंट फॉर लैंड ओनर हु इन रिटर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। कि किसान क्या करता था, लैंड ओनर जो होता था, जमींदार जो होता था, उसको वो अपना रेंट देता था, अपनी ज़मीन पे जो भी फसल लगाता था तो उसका वो टैक्स देता था। वही टैक्स कलेक्ट करके लैंड ओनर जो है वो किसको देता था, स्टेट के रेवेन्यू में देता था, यानी कि वो ब्रिटिश सरकार को देता था। तो इस तरह से जो था, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर जो है सरकार ने अपना कंट्रोल कर लिया। तो दूसरा, सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ बना दिया। अब फॉरेस्ट लॉ से क्या हुआ, द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जैसा कि आप देखते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनकी सारी लाइफ किसके साथ कनेक्टेड थी, फॉरेस्ट एरिया के साथ। सो द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ, जैसे ही फॉरेस्ट लॉ चेंज हुआ, एक कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। तो लाइफ, जो ट्राइबल्स की लाइफ थी उसकी बहुत ज़्यादा जो है लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। जो ब्रिटिशर्स है एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर द ऑल फॉरेस्ट। वो चाहते थे कि सारे फॉरेस्ट के ऊपर उनका कंट्रोल हो एंड डिक्लेयर दैट द फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। वो कहते थे कि जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट प्रॉपर्टी हैं, वो किसी ट्राइबल ग्रुप की जो है प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर दिया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गए। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड। वो वहाँ से टिम्बर का इस्तेमाल करते थे जो ब्रिटिशर्स थे जब भी उनको ज़रूरत होती थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड। और इन फॉरेस्ट एरिया में लोगों की मूवमेंट जो थी, जो फ्रीली मूव करते थे, वो बैन कर दिया गया। तो इस तरह से जो झूम कल्टीवेशन थी, जो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे या हंटिंग करते थे एनिमल्स की, ये सारे की सारी जो एक्टिविटीज़ थी ये इसको बैन कर दिया गया। हाउ वर द जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन। अब क्वेश्चन उठा कि ये कैसे जिएंगे जब उन्होंने सारे लॉज बना दिए फॉरेस्ट के लिए। तो उसमें से क्या हुआ कि मैनी वर देयरफॉर फोर्स टू मूव अदर एरियाज। तो वो अदर एरियाज में चले गए इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट पीपल थे वो धीरे धीरे अपने एरियाज को छोड़ने से शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसमें से कहते हैं जो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। लेकिन कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने इसका विद्रोह किया, विरोध किया एंड दे डिसओबेड द न्यू लॉज। तो उन्होंने इस लॉ को क्या किया, डिसओबे किया एंड कंटिन्यू विद प्रैक्टिस। और लगातार वो इलीगल ढंग से जो है फॉरेस्ट एरिया का यूज़ करते रहे, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी एक रेवोल्यूशन भी करते रहे, एक क्रांति भी करते रहे। एंड सच वाज द रिवोल्ट इन संग्रम संगमा इन 1906 इन असम। जैसे एक एग्जाम्पल आती है कि एक रिवोल्ट हुआ था संग्रम संगा के नाम का 1906 में असम में। और ये फॉरेस्ट सत्याग्रह था जो 1930 तक जो है सेंट्रल प्रोविंसेस तक चलता रहा। तो ये हमने बात बताई कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जब आए तो ट्राइबल ग्रुप की लाइफ किस तरह से चेंज होगी, किस तरह से ड्रास्टिक जो है उनका जो लाइवलीहुड था या उनका जो लाइफस्टाइल था वो किस तरह से बदल गया।
अब हम डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब व्यापार के साथ जो ट्राइबल ग्रुप थे उनकी क्या प्रॉब्लम रही। तो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोअर। हम एक सिल्क ग्रोअर की एग्जांपल देते हैं कि 18th सेंचुरी में क्या था, जो इंडियन सिल्क था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो जो फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड इंक्रीज रैपिडली। अब कहते हैं इसकी डिमांड सिल्क की बहुत ज़्यादा थी। तो एज मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे ही मार्केट फैलती गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनके ऑफिशियल्स जो थे ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन। तो वो चाहते थे कि सिल्क प्रोडक्शन बढ़े टू मीट ग्रोइंग डिमांड, की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो हज़ारीबाग जो आज के दिन जिसको हम झारखंड कहते हैं, तो उस समय उसको हज़ारीबाग का एरिया का नाम दिया जाता था। तो कहते हैं वेयर संथाल रियर कोकोन्स, वहाँ पे संथाल एक ट्राइबल ग्रुप थी जो कोकोन्स पैदा करती थी। कोकोन्स लगाने का मतलब है कोकोन्स को डेवलप करते थे, कोकोन से ही सिल्क निकलता था। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडर्स से डीलिंग विद सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स, तो उन्होंने क्या किया, सिल्क के जो हैं एजेंट्स हम उन्होंने भेजे, तो ट्राइबल ग्रुप्स को लोन दिया ताकि वो कोकोन्स कलेक्ट करके उनको दें। जो ग्रोअर्स थे वो उनको पेड करते थे 3 से 4 रुपये तक। 1000 कोकोन्स का 3 से 4 रुपया उनको ट्राइबल ग्रुप्स को संथाल को दिया जाता था। एंड दीज वर एक्सपोर्टेड टू वर्धवान एंड गया वेयर दे सोल्ड एट 5 times द प्राइस। तो वहाँ से जो ट्रेडर्स थे जो वो वहाँ से लेके गया में या वर्धान में यही कोकोन्स जो था 5 गुना बेचते थे। जो 4 रुपये का वो 20 रुपये में बेचते थे। तो इस तरह से जो मिडल मैन था वो इन ट्राइबल ग्रुप का शोषण करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि मैनी ट्राइबल ग्रुप सा द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। तो उन्होंने मार्केट को या ये ट्रेडर्स जो हैं ये उनके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। तो इस तरह से ये ट्रेड के ऊपर जो थी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब जो ट्राइबल ग्रुप वहाँ पे रहे, उसके अलावा कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे वो अपने ट्राइबल एरिया को छोड़ गए क्योंकि उनको फॉरेस्ट एरिया में बैन कर दिया गया। तो अब उन्होंने जॉब की सर्च के लिए वो अपने ट्राइबल ग्रुप को छोड़ गए। तो क्या हुआ कि द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड गो अवे फ्रॉम देयर होम्स, अब जो घर को छोड़ के इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स, वो उनकी कंडीशंस और भी खराब हो गई। क्यों हुई? क्योंकि फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में क्या हुआ, जो टी प्लांटेशन थी स्टार्टेड कमिंग अप। भारत में अंग्रेजों के द्वारा टी प्लांटेशन की और माइनिंग एक्टिविटीज की गई। माइनिंग एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी उस समय। तो ट्राइबल वर रिक्रूटेड, उस समय ट्राइबल एरिया से लोगों को रिक्रूट किया गया लार्ज नंबर्स में टू वर्क द टी प्लांटेशन इन असम, ताकि असम में टी प्लांटेशन हो। तो हजारीबाग से, झारखंड से, यहाँ से जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे वो धीरे धीरे असम की तरह शिफ्ट होने लगे एंड द कोल माइंस ऑफ द झारखंड, और कुछ जो है झारखंड की कोल माइंस में काम करने लगे। दे वर रिक्रूटेड थ्रू द कंट्रैक्टर्स, जब इनकी रिक्रूटमेंट की गई तो ये कंट्रैक्टर के द्वारा, ठेके के द्वारा लगाए गए। एंड पेड दैम माइजरेबली लो वेजेस, और इनको बहुत ही कम वेजेस दी जाती थी, जिससे क्या हुआ कि दे प्रिवेंट फ्रॉम रिटर्निंग, और इवन कि इनको घर भी वापस नहीं दिया जाता था और वहाँ पे इनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की कि किस तरह से ट्राइबल ग्रुप जो है एक बहुत बड़ी परेशानियों से गुजरा। लेकिन अब एक केस स्टडी आती है जिससे बिरसा मुंडा का मैंने बताया कि उसने, बिरसा मुंडा ने एक नई क्रांति की उस एरिया में, जिसकी वजह से ट्राइबल ग्रुप के अंदर एक नया जो है जोश पैदा हुआ। तो कहते हैं जो बिरसा मुंडा था वो बॉर्न इन मिड 1870s में उसका जन्म हुआ, और वो एक पुअर फैमिली में बिलोंग करता था, जिसका वो एक फॉरेस्ट एरिया था। बोहोंदा एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे वो अपनी शीप को रेयरिंग करता था, यानी भेड़ पालता था, भेड़ें चराता था, और उन्हीं लोकल एरियाज़ में वो डांस वगैरह करता था। अखाड़ा नाम का लोकल डांस करता था, बांसुरी बजाता था। तो ये सारी उसका एक्टिविटी थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका फादर जो है प्लेस टू प्लेस जो है मूव करता है वर्क के लिए, क्योंकि गरीबी रेखा में वो रह रहे थे, तो जिसकी वजह से उसका फादर जो था वो काम के सिलसिले में जो है अक्सर बाहर जाता था। तो जब वो धीरे धीरे बिरसा मुंडा बड़ा हुआ तो उसने कहानी सुनी थी
कि मुंडा ये जो ट्राइबल ग्रुप था ये एक बहुत बड़ा लीडर ट्राइबल ग्रुप था, लीडिंग ट्राइबल ग्रुप था। तो इसके लीडर्स है इस कम्युनिटी ग्रुप के। तो उन्होंने एक क्रांति की थी उस समय, एक गोल्डन एज था उनका, जिस समय जो था वो फ्री थे, इससे डिक्कू से फ्री थे, कोई बाहर से आउटसाइडर नहीं था, एंसेस्ट्रल राइट थे उनके पास, कम्युनिटी के पास, और वो एक खुशहाल जीवन उनका चल रहा था। तो उसको ये सारी चीज़ें जो थी, जब उन्होंने ये कहानी पढ़ी, ये सारी चीज़ें सुनी, तो उसके बाद उसके मन में ये आया कि मुझे भी अपनी कम्युनिटी के लोगों को एक दोबारा से वो जो रीगेन किया जाए, देयर लॉस्ट राइट, जो उनके अधिकार छीन लिए गए थे उनको दोबारा से रीगेन किया जाए। तो विरसा जो था ये लोकल मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ जाता था और वहाँ पे वो सुनता था, उनके सरमन सुनता था। देयर टू हेयर्ड, और कहते हैं कि जब वो सुनता था तो वो उस सरमन्स के अंदर जो है उस पूरी किंगडम के बारे में या उस ट्राइबल्स के बारे में जो है वो पूरा बड़ा बताते थे कि वो एक गोल्डन पीरियड था, एक किंगडम ऑफ हेवन था। तो इस तरह से वो चाहता था कि रीगेन देयर लॉस्ट राइट, जो हमारे अधिकार छूट गए हैं वो वापस लिए जाएं। तो उसने अपने आप को वो अब वैष्णव प्रीचर के उसके आया, लीडर के अंदर आया, और उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसने एक अपना प्यूरिटी वाली लाइफ अडॉप्ट कर ली। और विरसा चाहता था कि जो उसका ट्राइबल ग्रुप है वो भी जो है, जो बैड हैबिट्स हैं, जो बैड वहाँ पे कंडीशंस जो चल रही हैं, उनसे वो बाहर आए। अब वो क्या चाहता था कि उसका मेन एम था टे रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, कि उसकी ट्राइबल सोसाइटी रिफॉर्म करे। ही अर्ज दैट मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, कि जो मुंडा कम्युनिटी के लोग हैं वो शराब पीना छोड़ दें, एक गांव को साफ सुथरा रखें, और स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉल्स्ट्री की जो जादू टोनम में वो विश्वास करना छोड़ दें। क्योंकि विरसा चाहता था कि जो मिशनरीज थे या जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो उनके अगेंस्ट उसने एक क्रांति शुरू की और उसने लोगों को बताया, जागरूक किया कि ये आउटसाइडर्स हैं, इन आउटसाइडर्स की वजह से ही हमारी लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है। तो 1895 में उसने काफ़ी फॉलोअर्स इकट्ठे किए और उनको ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया अपने, कि हमारा एक गोल्डन एज था, एक गोल्डन पीरियड था हमारा। तो इस तरह से उसने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपना जीवन बसर खुद करें। उन्होंने ट्री की प्लांटेशन की, बाग लगाए, कल्टीवेशन शुरू कर दी। तो इस तरह से वो उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए एक सेटल्ड लाइफ में आना शुरू हुए। तो इस तरह से जो थे उन्होंने लोगों के अंदर एक क्रांति पैदा की। लेकिन ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि जो लैंड पॉलिसी है वो उन्होंने उस ट्राइबल ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर दी ताकि वो लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना हो जाएं। तो इस तरह से उन्होंने, ब्रिटिशर ने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड थे, मनी लैंडर से, उनकी हेल्प से इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की ताकि ये जो विरसा मुंडा है इसको किसी तरह से वो स्नब कर सकें। लेकिन विरसा मुंडा ने अपनी जो क्रांति थी, अपने रिवोल्ट को जारी रखा और उसने जो सिंबल थे डिकस के, यूरोपियन पावर्स के, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। इवन जो पुलिस स्टेशंस थे उन पर अटैक किए, जो चर्चेस थी उनके ऊपर अटैक किए, जो मनी लैंडर्स थी उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जमींदारों की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया। और उन्होंने एक अपना वाइट फ्लैग जो है सिंबल के रूप में बिरसा राज का उन्होंने रेज कर दिया। तो इस तरह से 19वीं सेंचुरी में बिरसा की कॉलरा की वजह से उसकी डेथ होगी और ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे फेड आउट होगी। और लेकिन उस मूवमेंट से दो जो है प्रभाव उस एरिया में रहे। पहला, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट इजीली टेकन ओवर बाय डिकस। पहली ये कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अगर कोई लॉ इंट्रोड्यूस करती है लैंड पे, लेकिन ट्राइबल ग्रुप उसको ईजिली जो है नहीं लेंगे, उसके खिलाफ वो विद्रोह करेंगे, तो वो उनको अलाउ नहीं करेंगे, डिकस को अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे कि वहाँ पे वो लैंड किसी तरह से ग्रैब कर सकें। और दूसरा इसका फायदा हुआ कि इट शोड वंस अगेन द ट्राइबल पीपल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। और दूसरा, उनको ये पता चल गया कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने की कैपेसिटी है,
एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है अपना विद्रोह कर सकते हैं। एंड दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, और वो अपने ही एक स्पेसिफिक वे से जो है अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। तो इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ द स्ट्रगल, और अपने रिचुअल्स अपने सिंबल्स के द्वारा उन्होंने इस स्ट्रगल को जारी रखा। तो ये बच्चों सारा इस यूनिट के अंदर था कि किस तरह से जो था, जो ट्राइबल ग्रुप था किन परेशानियों से गुजरा, और ब्रिटिशर्स के दौरान जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम फेस हुई, और किस तरह से उन्होंने बिरसा मुंडा के अंदर जो है अपनी एक क्रांति को जन्म दिया, और किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आई। तो ये सारा ऑल अबाउट दैट ट्राइबल्स पीपल। तो अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ताकि आप टीचर को, अपने सब्जेक्ट टीचर को वो लिख के सेंड कर देंगे। क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर फेस अंडर ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश रूल्स के दौरान जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर से उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों आप नोट कर लो कि हाउ डिड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, कि कॉलोनियल रूल के अंदर जो ट्राइबल चीफ थे उनकी लाइफ या उनका जो स्टेटस है वो किस तरह से चेंज हुआ। तो ये सारा बच्चों ये चैप्टर था। तो अगले चैप्टर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।